नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को डिटेल में देखा था, विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा की थी। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के गर्भ में जो भी चट्टानें हैं, जो भी शैल हैं, उनको मैंने विस्तार पूर्वक से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं, ठीक कर सकूं। ठीक, तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए दूसरा टॉपिक, मैंने दो टॉपिक आप लोगों को बोला था। एक तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, मतलब कि छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे क्या है वो हम लोगों ने देखा कल वाले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जमीन के ऊपर सतह में, या फिर हम बोले धरातल में, भूपर पट्टी में क्या है, कहां पर पहाड़ है, कहां पर मैदान है, कहां पर पठार है। इन चीजों को हम लोग देखेंगे। कौन सा क्षेत्र जंगली पहाड़ी क्षेत्र, इसको हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या होगा? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ की जो ऊपरी संरचना है, ऊपरी सतह, उसका जो है हम लोग प्राकृतिक विभाजन करेंगे प्राकृतिक रूप से। ठीक, कि कितने भागों में इसको बांटा गया है वो सारा चीज कल वैसे मैंने बताया था थोड़ा सा, कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर दंडकारण्य का पठार। ठीक, तो उसी को हम लोग देखेंगे ध्यान से। काफी सारी चीजें हैं, इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना के पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन हम लोग देख रहे हैं। ठीक, यहां से ऐसे हम लोग 4 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ को, आप लोगों को सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आप लोग ले लीजिएगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पहले हम लोग नाम रटेंगे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। दूसरा होगा पूर्वी बघेल खंड। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा नंबर भी डाल सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है यहां नंबर डालने की। तीसरा होगा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। तीसरा होगा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, ये तीसरा। ठीक, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को इनके नाम रटना जरूरी है, इनको याद करना जरूरी है। तो सबसे पहला क्या है? जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन। अब मैं यहां पर आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग इन चारों चीजों को, प्राकृतिक प्रदेशों को, छत्तीसगढ़ के मानचित्र में समझने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के मानचित्र में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स, पुराने मतलब वो 2-3-4 साल पुराना नहीं, अभी रिसेंटली जो मार्च शुरू से ही हम लोग पढ़ाई चालू कर दिए थे ना। ठीक, तो जो जिला गठन वाला जो वीडियो जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है वो जाकर के पहले जिला गठन वाला वीडियो देखे। उसमें लगभग मेरे ख्याल से 10-12 वीडियोज होंगे जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को किस प्रकार से गठन हुआ, कौन सा जिला किस जिले से बना, कौन सा जिला कहां पर है, मैंने मानचित्र में दिखाया हुआ है। ठीक, कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है, कहां पर कौन सा जिला की स्थिति, ये सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जो भी बच्चा
उसको नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है उन वीडियो लेक्चर्स को, तो प्लीज जाकर के वो पहले उसको देखो, फिर आकर के इसको देखो। कोई भी चीज जो है ना एक क्रम से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग जो है सीढ़ी चढ़ रहे हो तो सबसे पहले ऊपर वाला सीढ़ी थोड़ी ना चढ़ोगे भाई, नीचे से एक एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऐसे चढ़ते जाओगे, ऐसे चढ़ते जाओगे, ऐसे चढ़ते जाओगे ना। अब एकाएक आप यहां तो नहीं चढ़ोगे ना, यहां तो नहीं चढ़ोगे एकाएक, ऐसे चढ़ोगे पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे टाइप से। तो आपको सबसे पहले जो है ना जिला गठन छत्तीसगढ़ को समझना होगा। छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कौन से जिले हैं, तो वो ये वाला है, समझ जाओ। तो ये आपको देखना जानना बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद फिर आ गए हम लोग भूगोल में, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं ना, तो पहले उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको ये चीजें जो है समझ में आएंगी, क्योंकि अभी सब मैं जिला वाला ही बताने वाला हूं, किन किन जिलों में फैला हुआ है। जिन बच्चों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं, रटो, आप लोग याद रखो। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, मैं भी बघेल हूं, बघेल सर से याद कर सकते हो, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, बस्तर वाला भाग, महानदी बेसिन, मध्य वाला भाग, ठीक। 4 भाग हो गए। अब इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। किन अन्य नामों से जाना जाता है वो भी थोड़ा सा मैं यहीं बता देता हूं। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को कन्हार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। कन्हार बेसिन, क्योंकि कन्हार नदी यहां प्रवाहित होती है, कन्हार बेसिन। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है, तो कन्हार नदी यहां की प्रमुख नदी है। दूसरा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसको सरगुजा बेसिन बोला जाता है, सरगुजा बेसिन। अगर इसको रिहंद बेसिन भी बोला जा सकेगा, ठीक। रिहंद यहां की प्रमुख नदी है, रिहंद, ठीक। उसके बाद दंडकारण्य, बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है नदी, इंद्रावती, ठीक। इंद्रावती बेसिन, बेसिन का मतलब होता है नदी घाटी, ठीक। इंद्रावती बेसिन, और इसको बोलेंगे महानदी बेसिन, अथवा कई बार इसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोल दिया जाता है, ठीक। हालांकि इसको छत्तीसगढ़ का मैदान बोलना उचित नहीं है, इसको महानदी बेसिन ही कहना ज्यादा सही है, क्योंकि इसका जो किनारा जो भाग है, सीमांत भाग, वो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, ठीक। तो इनके अन्य नामों को भी ध्यान रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि आगे चल करके हम लोग नदियां भी पढ़ेंगे, इसीलिए किसी भी चीज को क्रम से पढ़ना होता है, ठीक। तो अभी हम लोग जिला पढ़ लिए, पता है आप लोगों को जसपुर कहां पर है, ठीक। उससे अंदाजा लगा सकते हो ना जसपुर सामरी पाठ प्रदेश कहां पर हो सकता है। वैसे ही हालांकि इनमें तो पता नहीं चल पाएगा अभी, ठीक। आगे मैं बताऊंगा तो आराम से पता चल जाएगा। तो कन्हार बेसिन कहां पर, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। सरगुजा बेसिन या रिहंद बेसिन पूर्वी बघेलखंड के पठार को, इंद्रावती बेसिन दंडकारण्य के पठार को, छत्तीसगढ़ का मैदान बोला जाएगा महानदी बेसिन को, ठीक। तो इतनी चीजें ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। उसके बाद मैं जिला बताऊंगा, जिला भी आखिर में। तो महत्वपूर्ण चीज जहां से प्रश्न अक्सर बनता है, इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक। क्षेत्रफल पूछा जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्षेत्रफल होगा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का 6208 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। 6208 वर्ग किलोमीटर। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें से 6208 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, ये पूछा गया है क्षेत्रफल और पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा चीज परसेंटेज, प्रतिशत, कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत होता है, तो ये होगा 4.59%, ठीक। प्रतिशत भी ध्यान रखना है। तो 6208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश फैला है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ का 4.59% क्षेत्र होता है, ठीक। याद रखना है इस चीज को, मैं याद करवाऊंगा भी, टेंशन मत लेना। उसके बाद अगला है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका क्षेत्रफल होगा 21,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड का पठार फैला हुआ है।
अब देखते हैं इसका हम लोग प्रतिशत, तो 16.16%। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16%। और क्षेत्रफल कितना, 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर। रटना जरूरी है, ध्यान रखना। उस पर अगला है दंडकारण्य का पठार। तो इसका होगा 39,060। ठीक, 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, 39,060 वर्ग किलोमीटर, 39,060 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत की बात करें तो 28.91%। कितना, 28.91% क्षेत्र, मतलब छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% भाग में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। उसके बाद अगला है ये महानदी बेसिन। तो ये होगा 68,064 वर्ग किलोमीटर, 68,064 वर्ग किलोमीटर। अब इसका प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए इसका प्रतिशत होगा 50.34%, 50.34%। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं प्रतिशत क्षेत्रफल को। तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो उतने क्षेत्रफल को जो है 4 भागों में बांट दिया गया। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है 6,208 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर, दंडकारण्य का पठार 39,060 वर्ग किलोमीटर, महानदी बेसिन जो है 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 68,064 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत भी ध्यान रखना है, जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 4.59% भाग में फैला हुआ है। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है 16.16% भाग में फैला हुआ है। उसके बाद ये जो है दंडकारण्य का पठार या इंद्रावती बेसिन, ये छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% भाग में फैला हुआ है। और महानदी बेसिन लगभग आधे छत्तीसगढ़ में 50.34% हो रहा है ना। ठीक, अब अगर इसको टोटल करें 50 और 28 हो जाएगा 78, 78 में 16 जोड़ो तो 88, 88 से कितना हो जाएगा 94, 94 में 4 जोड़ो 98, फिर ये जो पॉइंट है इनको जोड़ोगे तो ऐसे में 100% हो जाता है। ठीक, तो यहां ध्यान रखना। अब यहां पर अन्य महत्वपूर्ण चीज, दूसरा महत्वपूर्ण चीज, अब देखना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सबसे बड़ा है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ये पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या लगाओगे, तो देखिएगा सबसे बड़ा कौन निकल करके आ रहा है, महानदी बेसिन, 68,064 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% भाग में फैला हुआ है। अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का वह प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है या सबसे कम है। तो यहां साफ दिख रहा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक, 6,208 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें तो 4.59% है। इसके अलावा क्वेश्चन एक अन्य तरीके से भी पूछा जाता है, घटते से बढ़ते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम। तो देखो ये मैंने बिल्कुल बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ये सबसे छोटा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसके बाद दंडकारण्य का पठार, उसके बाद महानदी बेसिन। ठीक, तो ये क्रम ऐसे ही ध्यान रखना, याद करोगे इसको ऐसे ही याद करना। मैं पढ़ाऊंगा भी इनके बारे में, जब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जसपुर सामरी पाट प्रदेश पढ़ेंगे, फिर पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर दंडकारण्य, फिर महानदी बेसिन को हम लोग पढ़ेंगे। छोटे से बड़े की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक, पहले हम लोग छोटे वाले को पढ़ेंगे, फिर बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर आखिरी में सबसे बड़े वाले को पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन कैसी भी पूछ सकता है, जोड़ी मिलाओ पूछा जाता है, इनका क्षेत्रफल, इनका प्रतिशत, ये सब चीज। अगर आपको एक क्रम याद रहेगा कि भाई सबसे छोटा ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसके बाद पूर्वी बघेलखंड, उसके बाद दंडकारण्य, उसके बाद महानदी बेसिन, तो आराम से जोड़ी मिला सकते हो ना। ठीक, और कई बार जो है डायरेक्ट भी पूछ देता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है, तो 16.16 को ध्यान में रखना। ठीक, तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है डाटा, तो इसको ध्यान में रखना है, दोहराओगे याद हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग जिला हम लोग देख लेते हैं, इसका विस्तार जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, एक चीज मैं बता दूं, कुछ और चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर जिला हम लोग देखेंगे। हालांकि इनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, सबके लिए अलग अलग लेक्चर वीडियो आएगा, डिटेल में मैं जाऊंगा। उस प्राकृतिक प्रदेश में क्या चीज है, क्या है, वो सारा चीज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, लेकिन अभी कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं, जो चीजें हम लोग आगे अंदर भी पढ़ेंगे। ये क्षेत्रफल वगैरह फिर से आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसको क्या अन्य नाम से जाना जाता है, ये भी फिर से आएगा, लेकिन कुछ चीजों को मैं बता देता हूं। जैसे कि एक होगा ढाल। ढाल मतलब ढलाव। ढलाव, जैसे कि मान लो ये कोई ऐसा मैदान है, तो इसका कोई ना कोई ढलाव होगा ना, ऐसा ये ढलाव है। ठीक, तो ढाल, इसी को बोलेंगे ढाल या ढलाव, ढाल ही बोलना। ठीक, तो ढाल, अब ढाल क्यों महत्वपूर्ण है, ये जो प्राकृतिक प्रदेश है, जैसे मैं बताऊं अगर, तो नाम से ही पता चल रहा है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो ये पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक, पठार वाला क्षेत्र है। उसके बाद ये जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये भी पठार वाला क्षेत्र है, पहाड़ वहाड़ वाला क्षेत्र, ये भी पठार वाला क्षेत्र है, पहाड़ वहाड़ वाला भाग। ये महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान बोल रहा है, तो ये मैदानी क्षेत्र है, हालांकि वहां पर भी पहाड़ वहाड़ है, बताऊंगा मैं आगे। ठीक, तो ढाल की अगर हम बात करें, तो ढाल क्यों इंपॉर्टेंट है, उस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो जिधर ढाल होगा वो उस तरफ बहेंगी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश की जो नदियां हैं वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, एक नदी है कन्हार नदी, हालांकि वो उत्तर की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर में जाकर के सोनगंगा में मिल जाती है। इसके अलावा अन्य कई सारी जो नदियां हैं वो महानदी में मिलती है, तो इसका ढाल हम लोग कहां रखेंगे, दक्षिण की ओर। ठीक, महानदी में मिलती है तो इसको हम लोग दक्षिण मान के चलेंगे। ठीक, दक्षिण की ओर चलेंगे, बोलेंगे इसको, इसका ढाल किस तरफ है, दक्षिण की ओर। वैसे इसको पूर्व भी बोला जाएगा। ठीक, तो हम लोग दक्षिण पूर्व मान लेते हैं, क्योंकि कुछ नदियां तो महानदी में आकर के मिलती है दक्षिण की ओर, और कुछ नदियां जो है सोन गंगा नदी में जाकर के मिलती है। सोन नदी के बारे में हम देखेंगे, सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक के आसपास से निकलती है, अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, तो सोन नदी अमरकंटक के आसपास से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से मध्य प्रदेश में बहती है, आगे चल करके वो उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर वो बिहार में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। तो इसी को बोला जाता है सोन गंगा अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र क्या है ये मत पूछना, वो आगे हम लोग देखेंगे जब नदियां आएगा ना तब। अभी बस सुन लो, जो नदी वाला होता है उसमें अपवाह तंत्र शब्द आता है। ठीक, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और कुछ जो है महानदी अपवाह तंत्र के हिस्से हैं। तो महानदी जो है दक्षिण में है, ठीक, और गंगा जो है उत्तर में है, तो पूर्व से बहते हुए वो बाद में जो है गंगा नदी में मिलती है। ठीक, सोन नदी में मिलती है, गंगा में नहीं, बाद में सोन नदी जो है गंगा में मिलती है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका जो ढाल है ये होगा उत्तर की ओर, प्रमुख रूप से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर भी। यहां की जो नदियां हैं, चाहे वो रिहंद नदी हो, ठीक, नदी भी मैं बताऊंगा जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि नदियों को ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस नाम ही बताऊंगा। ठीक, तो कुछ नदियां हैं जिनमें प्रमुख रूप से रिहंद नदी, बनास नदी, गोपद नदी, ये नदियां जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ये सरगुजा क्षेत्र में होता है। ठीक, तो सरगुजा क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं अधिकतर वो उत्तर की ओर बहती है, उत्तर प्रदेश की तरफ। और उत्तर प्रदेश की तरफ उत्तर दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सोन नदी। सोन नदी जो कि आगे चल करके गंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो ये नदियां जो है उत्तर की ओर बहती हुई जाती है सोन नदी में, और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, लेकिन कुछ नदियां हैं जो कि दक्षिण में प्रवाहित होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हसदो नदी। ठीक, हसदो नदी जो कि दक्षिण में प्रवाहित होती है, महानदी से मिलती है। तो ढाल, खैर अभी उतना ज्यादा ध्यान मत देना, बस सुनते जाना, क्योंकि आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। इस टाइप से चार्ट बना के नीचे में लिखते चले जाना। ठीक, दंडकारण्य का पठार, बस्तर संभाग, इसकी बात करें तो इसकी नदियों का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर देखने को मिलेगा।
ठीक। प्रमुख नदी इंद्रावती है। हालांकि जो इंद्रावती नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन आगे चल करके ये खुद जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो इसमें साथ में आप लोग जो है पश्चिम भी लगा सकते हो, लेकिन अन्य जो नदियां हैं वो सब दक्षिण की ओर ही बहती है, चाहे वो कोटरी नदी हो, गुडरा नदी हो, नारंगी नदी हो, निबरा नदी हो। ठीक, ये सब जो है दक्षिण की ओर बहती है, इंद्रावती से आकर के मिलती है। सबरी नदी वो भी दक्षिण की ओर मिलती है। ठीक, उसके बाद आते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन इसका ढाल है पूर्व की ओर। महानदी और उसकी अन्य सभी सहायक नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि ढाल पूर्व की ओर है। ठीक, तो जो प्राकृतिक प्रदेश है उसका ढाल जिस तरफ होगा, जिस तरफ वो थोड़ा नीचा होगा, नदियां उसी तरफ बहेंगी ना। ठीक, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है बताऊंगा मैं आगे। नदियों का जाल सा होता है, जैसे हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है वैसे ही टाइप से। ठीक, तो अपवाह तंत्र ध्यान रखना। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बोलता जाऊंगा। जसपुर सामरी पाट प्रदेश की जो नदियां हैं वो महानदी अपवाह तंत्र में आती है। अधिकतर नदियां महानदी अपवाह तंत्र में, और कुछ नदियां जो है सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसकी बात करें तो इसकी अधिकांश नदियां जो है सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और कुछ नदियां जो दक्षिण में बहती है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, दंडकारण्य के पठार की बात करें बस्तर संभाग, तो यहां आ जाएगा गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र। उसके बाद इसकी बात करें तो भाई ये महानदी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है। ठीक, महानदी खुद अपने आप में अपवाह तंत्र है ना। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां पर चीजें ध्यान रखो, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जो बस्तर संभाग है ना, वहां की अधिकांश सभी नदियां, अधिकांश नहीं बोलूंगा मैं, वहां की सभी नदियां गोदावरी में जाकर के मिलती। इंद्रावती हो, सबरी हो, कोटरी हो, गुडरा हो, निबरा हो, नारंगी हो, इधर अपना जो सबरी, संखिनी, डंकिनी, तालपेरू, चिंतावागु, मिंगांचल, ये सभी नदियां जो है अंततः कहां जाकर के मिलती है? गोदावरी में। कुछ नदियां सीधे गोदावरी में मिलती हैं, और कुछ नदियां जो है सबरी और इंद्रावती के माध्यम से गोदावरी में मिलती है। ठीक, तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा होगा, ये महानदी अपवाह तंत्र। और इधर मैंने नदी का नाम लिया सोन गंगा। इन दोनों, ये दोनों जो है सोन गंगा और महानदी में भी शामिल है। ठीक, महानदी में भी मिलती है इनकी नदियां, और सोन गंगा में भी। सोन नदी मैंने बताया जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है, और आगे जाकर के वो बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। ठीक, उसको मैं मैप में थोड़ा सा बता दूंगा कैसे जाती है। ठीक, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग की जो नदियां हैं, जसपुर वाला भाग हो गया, सरगुजा वाला भाग हो गया, वहां की नदियां जो है वो सोन नदी में मिलती है, और सोन नदी के साथ जाकर के वो कहां मिलती है? गंगा नदी में। ठीक, अपवाह तंत्र हो गया। इसके बाद अगला चीज जो इसमें हम लोगों को देखना है आगे, खनिज। अभी बस मोटे तौर पे देख लेना, सुन लेना। एक हम बोल सकते हैं क्या है आज, स्टार्टर, प्रस्तावना। ठीक, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन है प्राकृतिक विभाजन का, क्योंकि लगभग 3-4 लेक्चर वीडियो आएंगे इसमें। ठीक, तो प्राकृतिक विभाजन का इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। तो खनिज की अगर हम लोग बात करें तो 4 प्रकार के खनिज याद रखना है। 4 प्रकार के प्राकृतिक विभाजन, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो हर एक प्राकृतिक विभाजन का अपना एक विशेष खनिज है। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो यहां पर खनिज मिलेगा बॉक्साइट। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहां मिलेगा कोयला। सरगुजा, चिरमिरी, कोरिया वाला जो भाग है। ठीक, उसके बाद दंडकारण्य का पठार है, यहां मिलेगा लोहा। लौह अयस्क लिखेंगे। अब यहां मिलेगा महानदी बेसिन में चूना, चूना पत्थर। ठीक, पान में लगाने वाला चूना नहीं, सीमेंट बनाने वाला चूना पत्थर। ठीक है, तो अब खनिज ध्यान रखना है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में प्रमुखतः कौन सा खनिज प्राप्त होता है? दंडकारण्य के पठार से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? चूना पत्थर किस प्राकृतिक प्रदेश से प्राप्त होता है? ठीक, तो खनिज को ध्यान रखेंगे। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार से कोयला मिलता है। दंडकारण्य के पठार से लोहा मिलता है। महानदी बेसिन से चूना पत्थर मिलता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं शैल तंत्र। शैल तंत्र
कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ना शैल तंत्र, ठीक, तो वही वाला शैल तंत्र। तो शैल तंत्रों की अगर हम बात करें तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में मैंने बताया था, जसपुर वाले भाग में कौन सा अपने को वो मिलेगा चट्टान, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा के कुछ भागों में कौन सा चट्टान मिलेगा, दक्कन ट्रैप मिलेगा, ठीक, मैंने नक्शे में भी बताया था कल वाले लेक्चर में, ठीक। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में क्या मिलेगा, अपना क्या बोलते हैं दक्कन ट्रैप। उस बाद बात करें पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत मैं जिला बता देता हूं, उससे आप लोग आराम से बता पाओगे यहां पर कौन सा चट्टान पाया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, ठीक, दूसरा कोरिया जिला, तीसरा सूरजपुर जिला, उसके बाद बलरामपुर का कुछ भाग, सरगुजा का कुछ भाग, ठीक। तो यहां पर कौन सा चट्टान पाया जाता है, कौन सा शैल तंत्र पाया जाता है, तो यहां मिलता है गोंडवाना शैल तंत्र, ठीक। तो यहां प्रमुख रूप से कौन सा शैल पाया जाएगा, गोंडवाना शैल तंत्र। अब आते हैं दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार अर्थात बस्तर संभाग, आप लोग आराम से बता सकते हो कौन सा शैल तंत्र मिलेगा यहां पर, आर्कियन शैल तंत्र, ठीक, आर्कियन शैल तंत्र। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन मतलब कि जो अपना दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, इसका बीच वाला भाग को हम लोग पकड़ेंगे। किनारे किनारे तो आर्कियन है और बीच में क्या है, कडप्पा, ठीक। तो यहां पर हम लोग लगा लेंगे कडप्पा, यहां क्या लगा लेंगे, कडप्पा, ठीक। मैं लिख दूं क्या, यहां पर हम लगाएंगे दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। यहां हम लोग लगाएंगे गोंडवाना, गोंडवाना। यहां लगाएंगे आर्कियन, आर्कियन। अब यहां ध्यान रखना कि दंडकारण्य के पठार में कई बार आर्कियन के स्थान पर धारवाड़ भी ले लेता है, ठीक, क्योंकि यहां पर धारवाड़ शैल तंत्र का विस्तार भी ठीक ठाक देखने को मिलता है ना। और यहां क्या मिलेगा, कडप्पा। हालांकि यहां पर आर्कियन भी है लेकिन विशेष रूप से कडप्पा को मानेंगे। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए ना कि जो सीमांत उच्च भूमि है, किनारे किनारे वाला जो भाग है, वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, तो यहां हम लोगों को देखने को मिलेगा कडप्पा शैल तंत्र, ठीक। यहां हमको कडप्पा शैल तंत्र और किनारे किनारे वाले भाग में आर्कियन शैल तंत्र। अभी मैं नक्शे में बताऊंगा तो उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया शैल तंत्र। इसके बाद क्या बताना रह गया है, छोटा छोटा चीजों में, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया, इतनी बातें ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं मानचित्र में कि भाई ये किन किन जिलों में पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर जो है जिला भी पूछ लेता है, ठीक। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। यहां पर ढाल था, यहां पर खनिज था, ठीक। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप लोग। बाकी मैं तो कहूंगा कि स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में रखने से अच्छा है कि आप लोग जो है इसको बना लो। जैसे आप लेक्चर देखते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, उसके कुछ ही समय बाद या तुरंत आप लोग जो है इसको जो है तैयार कर सकते हो हाथ से, तो आपको जो है भूलेगा नहीं वो चीज़, आपके दिमाग में वो छप जाएगा। आप लोग क्या करिएगा भाई, वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद नोट्स बनाइए। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है, दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, भाई तीसरी बार में तो समझ में आ ही जाएगा ना। चलिए अब हम लोग बनाते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र। छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना सभी को आना चाहिए। मैं शुरू से बोल रहा हूं कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों से एकदम एक्यूरेट बने, मुझसे भी नहीं बनता है, किसी से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बनना चाहिए भाई, कुछ लोगों से तो बना ही होगा। ये ऐसे नीचे से मटका बना लो, ऐसे टाइप से, ज़्यादा पतला हो जाएगा क्या, ठीक है। यहां से ऐसे ले लेते हैं, ठीक ठीक। ये अपना छत्तीसगढ़। अब यहां हम लोग छत्तीसगढ़ के जिलों को देखते हैं क्योंकि जिलों के हिसाब से ही मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा, ठीक। ये इस तरह से। अब यहां पर ये कौन सा जिला है, आप लोग मेरे साथ बोलते जाइएगा, ठीक। आप लोग मेरे साथ बोलते जाइएगा, पहले बोलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइव क्लास नहीं है लेकिन फिर भी आप बोलते जाइएगा, वीडियो देख रहे हो, जहां भी बैठ के देख रहे हो बोलते जाइएगा, ठीक। कौन सा जिला है ये, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। ये कौन सा जिला है, कोरिया जिला। ये कौन सा जिला है,
सूरजपुर जिला। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर। ये कौन सा जिला हुआ? सूरजपुर। और ये हो जाएगा अपना जसपुर जिला। ठीक, अब आते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बना लेंगे कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिला। उसके बाद इस तरफ हम लोग बना लेते हैं रायगढ़ जिला। ये रायगढ़ हो गया। इस तरफ हम लोग बना लेते हैं ऐसे मुंगेली जिला। ठीक है, ये हो गया मुंगेली। यहां बना लेंगे हम गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ये हो जाएगा बिलासपुर। ये सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये होगा हमारा शक्ति जिला। ठीक, एक मिनट, शक्ति ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे शक्ति। ठीक, जो सारंगढ़, बिलाईगढ़ है वो जो है जांजगीर चांपा जिले को स्पर्श करेगा, ध्यान रखना। जो सारंगढ़ जिला है वो अपना जांजगीर चांपा जिले को स्पर्श करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बिलासपुर संभाग। अब बनाते हैं हम लोग कौन सा संभाग? रायपुर और दुर्ग संभाग। पहले हम लोग दुर्ग संभाग बना लेते हैं। ठीक है, यहां इसको बांट लेते हैं 4 भागों में। ये हो गया अपना कबीरधाम जिला। ये हो गया खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। ये राजनांदगांव, नीचे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये यहां बना लेंगे अपना बेमेतरा जिला। इधर बन जाएगा ये ऐसे बालोद, दुर्ग और बालोद जिला। ठीक, दुर्ग और बालोद जिला हो गया ये। ठीक है ना। अब इधर आते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में सबसे पहले यहां बना लेते हैं हम लोग महासमुंद जिला। ठीक है, महासमुंद जिला। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं यहां पर एक मिनट, यहां बना लेंगे हम बलौदा बाजार। ठीक, ये बलौदा बाजार हो गया। यहां हम लोग बनाएंगे अपना इधर बना लेते हैं धमतरी। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। ठीक, यहां दुर्ग से निकालेंगे धमतरी जिले को ऐसे। ठीक है, ये आ गया धमतरी जिला। ये बन गया रायपुर और ये बन गया गरियाबंद। ठीक, अब आते हैं अपने बस्तर संभाग में। तो यहां बना लेंगे हम कांकेर जिला। यहां बना लेंगे हम कोंडागांव जिला। इधर बन जाएगा नारायणपुर जिला। यहां पर बन जाएगा ऐसे बस्तर जिला। यहां पर बन जाएगा अपना बीजापुर जिला। ये हो जाएगा हमारा दंतेवाड़ा जिला, नीचे सुकमा जिला। ठीक, तो ये हो गए बस्तर के, छत्तीसगढ़ के 33 जिले। अब इन्हीं 33 जिलों में हमको जो है चारों प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश ये आ जाएगा हमारे यहां से। ठीक, ये वाला जो भाग है ये होगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, जसपुर, ये क्या हो जाएगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब देखना यहां पर कितने जिले हैं। तो जसपुर जिला पूरा, जसपुर जिला पूरा इसमें आ जाएगा। और बलरामपुर का कुछ भाग, बलरामपुर का सामरी और कुसमी तहसील। ठीक, बलरामपुर का सामरी और कुसमी तहसील इसमें आ जाएगा। उसके बाद सरगुजा का जो मैनपाट वाला भाग है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, सरगुजा का मैनपाट वाला भाग इसमें आ जाएगा। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें जसपुर जिला संपूर्ण और सरगुजा और बलरामपुर जो है आंशिक रूप से जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अपना पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो आ जाएगा अपने इस भाग में। ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, पूरा का पूरा बचा हुआ भाग। ठीक, ये बचा हुआ भाग
ये पूरा बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही रहेगा ऐसे। ठीक, तो ये वाला जो पूरा भाग है ये क्या कहलाएगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? तो ये है अपना मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला पूरा आ जाएगा, कोरिया पूरा आ जाएगा, सूरजपुर पूरा आ जाएगा। ये तीनों जिले पूरे आ जाएंगे। उसके बाद बलरामपुर और सरगुजा का शेष भाग, मतलब आधा भाग तो इधर चला गया जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाले भाग में। ठीक, बाकी बचा हुआ भाग जो है वो चला जाएगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में। ठीक, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा है, तो उसमें मात्र 3 जिले। ठीक, 3 जिलों में से भी एक जिला जो है पूरा और 2 जिले जो है आधे आधे। अब पूर्वी बघेलखंड का पठार जो उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, तो इसमें 3 जिले पूरे और 2 जिले आधे आधे। ठीक, तो यहां पर 5 जिले हो रहे हैं, यहां पर 3 जिले हो रहे हैं। ठीक, मैं इसको भी लिख देता हूं 3 जिला। ठीक, तो 3 जिला यहां पर होगा, खाली 3 लिख देते हैं। ठीक, यहां पर 5, ठीक, 5 जिले, यहां पर 3 जिला। ठीक, अब आते हैं दंडकारण्य के पठार में। तो दंडकारण्य का जो पठार है यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, पूरा का पूरा बस्तर संभाग, पूरा का पूरा बस्तर संभाग इसमें आ जाएगा। इसको मैं खड़े लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये ज्यादा सही रहेगा। ये पूरा का पूरा बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के 7 जिले मैंने बताया था। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। कौन कौन से? अपना दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, 7 जिले। ये सभी जो हैं दंडकारण्य के पठार में आएंगे। ठीक, दंडकारण्य का पठार इसमें आएंगे ये सभी। ठीक, दंडकारण्य के पठार में। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, उसको ध्यान रखना है। ये वाला जो पार्ट है, कौन सा जिला है ये है मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये जो है अपना दंडकारण्य के पठार में आएगा, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, ध्यान रखोगे। इसको मैं आड़े टेढ़े ऐसे लगा लेता हूं इसको, और इसको लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, तो दंडकारण्य का पठार के अंतर्गत बस्तर संभाग संपूर्ण, बस्तर संभाग के सभी 7 जिले, और दुर्ग संभाग का एक जिला पकड़ेंगे, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, मोहला मानपुर वाला जो क्षेत्र है वो अपना दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर कितने जिले हो रहे हैं? तो 7 और 1 8 जिला इसमें होंगे। ठीक, अब आते हैं अपने चौथा, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। ठीक, महानदी बेसिन की बात करें तो 3 संभाग। ठीक, 3 संभाग कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग इसमें जो है शामिल हैं। तो अब यहां पर देखना, इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसमें पूरा का पूरा रायगढ़ जिला आ जाएगा, कोरबा जिला इसमें आ जाएगा, बिलासपुर आ जाएगा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली इसमें आ जाएगा, जांजगीर चांपा आ जाएगा, सक्ती आ जाएगा। ठीक, ये अपना सारंगढ़, बिलाईगढ़ आ जाएगा। उसके बाद रायपुर संभाग का इसमें अपना ये आ जाएगा, महासमुंद, गरियाबंद इसमें आ जाएगा। ठीक, धमतरी इसमें आ जाएगा, रायपुर आ जाएगा, इसमें बलौदा बाजार आ जाएगा, बेमेतरा आ जाएगा दुर्ग संभाग से, दुर्ग आ जाएगा, उसके बाद बालोद आ जाएगा, फिर ये आएगा अपना कबीरधाम, ये आया अपना। ठीक, ये सब। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखोगे। ठीक, कि इतना क्षेत्र जो है, कितना जिला हो रहा है? यहां से 8, यहां से 5 जिले। ठीक, ये 8 हो रहे हैं ना, बिलासपुर में 8 जिले हैं। ठीक, और यहां पर है 5 जिले, 8 5 कितना हुआ? 13। और यहां पर कितने हुए? यहां पर हो रहे हैं 6 19। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां से मोहला मानपुर वाला ही जो भाग है वो इसमें शामिल होगा, अंबागढ़ चौकी वाला अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आधा डिवाइड कर लेते हैं। इतना भाग जो है
दंडकारण्य के पठार में आ जाएगा और बाकी भाग जो है ये ऊपर चला जाएगा महानदी बेसिन में। तो यहां पर जिलों की संख्या हो जाएगी 20, मतलब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का कुछ भाग जो है नीचे चला जाएगा दंडकारण्य में और कुछ भाग जो है महानदी बेसिन में आएगा। ठीक, तो यहां पर जिले ध्यान रखना कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश किस जिले में आता है, किस क्षेत्र में आता है, क्योंकि अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन दे देगा कांकेर, कोंडागांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, धमतरी, ऐसे टाइप से। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी तो आता है, ठीक है ना। ऐसे ही पूछेगा दुर्ग संभाग का कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है, तो मोहला मानपुर वाला क्षेत्र जो है दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वाला जो पार्ट है ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है, इतना भाग। ठीक, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जिसके अंतर्गत जसपुर पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा जसपुर जिला, उसके बाद बलरामपुर और सरगुजा का कुछ भाग। उसके बाद अपना पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात करें तो यहां पर अपना ये आ जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, पूरा का पूरा। बलरामपुर और सरगुजा का जो आधा भाग बच गया था ना, वो इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें महानदी बेसिन की तो बिलासपुर संभाग के सभी जिले, कोरबा, ये कोरबा है, ये रायगढ़ है, ये शक्ति, ये जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक, तो ये सब जो है महानदी बेसिन में आ जाएंगे। उसके बाद रायपुर संभाग की बात करें तो बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, ये सब जो है महानदी बेसिन में आ जाएंगे। दुर्ग संभाग की बात करें तो कबीरधाम, खैरागढ़, चुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का ऊपर वाला भाग। ठीक, तो ये सब जो है महानदी बेसिन में आएगा। उसके बाद हम लोग बात करें दंडकारण्य के पठार की तो संपूर्ण बस्तर संभाग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर और यहां पर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना कौन सा प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में विस्तृत है, और ऐसे आप लोगों को मानचित्र तैयार करना है। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि भाई सभी नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के समय ही काफी सारी चीजें जो है आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक, तो वो चीज आप जब दोबारा पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज याद हो जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहला काम है लेक्चर सुनना। आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर बैठ करके नोट्स बनाइए। अगर एक बार आपने लेक्चर देखा समझ में नहीं आया, आप दोबारा देखिए फिर से। ठीक, उसके बाद फिर बढ़िया से नोट्स बनाइए अच्छे से, और उसके बाद अगला देखिए फिर। ठीक, और नोट्स बनाने के लिए आप लोग जो है प्लेन पेज वाली जो कॉपी है ना, जिसको कोरा कॉपी बोला जाता है, उसको यूज करिएगा। उसमें ऐसे नक्शे बनाना काफी आसान होगा। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। छोटा सा है लेकिन इसमें भी काफी सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये जो पाठ प्रदेश है ना, या फिर ये जो 4 भागों में बांटा गया है, इनको फिर से अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। मतलब इसको और हम लोग तोड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं महानदी बेसिन की बात करूं तो महानदी बेसिन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। बीच वाला भाग जो है मैदानी भाग है, किनारे किनारे का जो भाग है ना, इस तरफ का जो भाग है, ऐसे किनारे किनारे का जो भाग है, वो जो है उच्च भूमि वाला भाग है, पहाड़ वाला भाग है। छत्तीसगढ़ के मैदान को भी 2 भाग में बांटा गया है, बिलासपुर का मैदान, रायपुर का मैदान, ऐसे टाइप से। तो ऐसे ही जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को भी अलग अलग पाठ प्रदेशों में बांटा गया है, सामरी पाठ, कुसमी पाठ, मैन पाठ, जसपुर पाठ, पेंड्रा पाठ, ऐसे टाइप से। ठीक, तो उन लोगों को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर कौन सा पहाड़ है, कौन सी पर्वत चोटी है, उसकी हाइट कितनी है, कहां से कौन सी नदी निकलती है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, ये जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित जो लेक्चर वीडियो है, ये आपको किस समय मिलेगा? तो रोज रात को 8 बजे मिल जाएगा। ठीक, हालांकि अभी कुछ दिनों से 4-5 दिन से थोड़ा सा नहीं आ रहा था वीडियो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, कुछ कारण थे, लेकिन वीडियोस जो है कंटिन्यू आएंगे। ठीक, तो रोज रात को 8 बजे जो है आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और उसके बाद उसका अगली सुबह 7 बजे आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनको आपको सॉल्व करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने टॉपिक को अच्छे से किया है या नहीं किया है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप लोग वीडियो लेक्चर को फिर
से देख लीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। रोज रात को 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो लेक्चर और रोज सुबह 7 बजे उसी टॉपिक से संबंधित 10-15 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करना है अच्छा लगा है तो, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा वीडियोस बनाने के लिए और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक, और जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।